तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से लग गए होंगे। बहुत ही संभावित है, वेरी प्रोबेबल है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं आपके जनवरी के महीने में आपके शेड्यूल्ड हो जाएंगे। तो आप जनवरी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को करें। तो इसी क्रम में इसी तैयारी को आपको थोड़ा और मेहनत करने में थोड़ी मदद मिले, थोड़ी तैयारी आपकी और बेहतर हो, इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कई बार रिपीट होने वाला और इस बार भी आने की पूरी संभावना है एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि जो आप सब्जेक्ट देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग वहाँ से। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने एक्चुअली लिया है ये आपका 15 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बिल्कुल सीरियसली इसको क्वेश्चन को करें, तैयार करें और बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज ए स्टैंडर्ड स्कोर, यानी कि मानक प्राप्तांक से आप क्या समझते हैं। पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के भाग 2 में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर या फिर स्टेन स्कोर या सी स्कोर आपका पूछा जा सकता है। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें से जेड स्कोर, टी स्कोर और स्टेनाइन स्कोर तो आपको बिल्कुल भी तैयार करके रख ही लेना, क्योंकि ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग एक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्यों, स्टैंडर्ड स्कोर का महत्व क्या है और क्यों स्टैंडर्ड स्कोर जो हैं हमें मदद करते हैं या क्यों इनकी आवश्यकता पड़ती है हमारे जीवन में। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक स्टैंडर्ड स्कोर क्या है। देखिए स्टैंडर्ड स्कोर जो है यानी कि मानक प्राप्तांक में सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिएगा। ये जो शब्द है ना मानक, मानक का जो आप खुद भी समझ पा रहे हैं एक ऐसा जो कि सब मानते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि हर जगह लागू किया जा सकता है, हर जगह वो सटीक है, हर जगह वो करेक्ट होगा। तो स्टैंडर्ड स्कोर क्या होंगे, जो कि हर एक व्यक्ति उसको सही ठहराएगा, कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर वो स्कोर जो है अगर 2 लोगों के लिए दिए जाएं तो उन दोनों की जो योग्यता है या फिर उनके बारे में जो भी उस स्कोर से पता चलता है वो सही सही पता चलेगा, ऐसा माना जाता है। तो स्टैंडर्ड स्कोर कहाँ मिलता है, स्टैंडर्ड स्कोर हमें मिलेगा स्टैंडर्ड स्केल पे। तो आइए समझते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि देखिए अगर हम किसी भी परीक्षण को करते हैं, यानी कोई टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, परीक्षण में बहुत सारे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए आप अपने क्लास में बैठे हैं तो इसमें ये होता है कि एक टेस्ट हुआ और उसमें पूछा गया कि भाई बच्चे कितने कितने नंबर लेकर आए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग नंबर लेकर आते हैं। तो वो नंबर का अपने आप में कोई महत्व नहीं अगर हम उसको ये नहीं बोलते कि ये 50 में से इतने नंबर लेकर आया है। जब हम ये बोलते हैं ना कि बच्चा जो है ये नंबर कितने में लेकर आया, ये 50, यानी कि 50, 35/50, 20/50। तो जब तक हमारे पास एक रेफरेंस नहीं होता है, एक आधार नहीं होता जिससे हम तुलना करते हैं, तब तक इन अंकों का 35, 25, 30, 20 इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी परीक्षण में प्राप्त गणितीय संख्याओं को मूल प्राप्तांक यानी कि रॉ स्कोर, तो ये जो नंबर आते हैं ना बच्चों के 20 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर, 45 या 50 में 50, तो ये जो अंक हर एक बच्चे का है इन्हें हम लोग बोलते हैं रॉ स्कोर। रॉ स्कोर का मतलब होता है जो एक डेटा तो है लेकिन वो अपने आप में कुछ आपको बता नहीं रहा है जब तक कि उसकी हमने तुलना नहीं की थी। अब इन मूल प्राप्तांक यानी कि रॉ स्कोर को अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता, तो इनको अर्थ प्रदान किया जाए इसके लिए ये आवश्यक है कि इनको किसी संदर्भ या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ तुलना की जाए। अब मतलब ये कि देखिए मान लीजिए आप 1 घंटे में, अब मैं तो ऐसे आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपने 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल लिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही होता कि 1 घंटे की रेस थी जिसमें जो 2 किलोमीटर चल लेता है वो विजयी हो जाता है, तो अब एक कंपटीशन को रेफरेंस लेके जब आपकी हमने डेटा यानी कि 2 किलोमीटर चलने के डेटा को यूज़ किया तो कुछ मीनिंग निकला। लेकिन अगर सिर्फ बोल दे कि 1 घंटे में ये व्यक्ति 2 किलोमीटर चल, कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब हम उसको ये बोलते हैं कि इस कंपटीशन में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जो चलेगा वो विजयी कहलाएगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आप इस तरह से समझिएगा। तो डेटा को जब तक कोई संदर्भ नहीं दिया जाता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आइए, अतः उन्हें मानक प्राप्तांकों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये रॉ डेटा होता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे नंबर लेके आए, कोई टेस्ट दिया, उसमें 20, 30, 50 में जो भी नंबर लेकर आए, उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं जब तक कि हम उनको मानक प्राप्तांकों में
मतलब कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये एक समझिएगा। तो इन मानक प्राप्तांकों को किसी समूह के विभिन्न व्यक्तियों के वैज्ञानिक तौर पर या आधार पर तुलना करने के लिए भी किया जा सकता। तो ये जो मानक प्राप्तांक होते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि मानक प्राप्तांक वो प्राप्तांक होंगे जो इतने उपयुक्त होते हैं कि वो सटीक होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। मान लेता है कि ये जो अगर रिजल्ट इसके आधार पर अगर किसी की कंपैरिजन, इसके आधार पर अगर किसी का मूल्यांकन हो रहा है तो वो सही होगा। जैसे कि मान लीजिए एक ही शहर में 3-4 स्कूल होते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। एक ही शहर में स्कूल ए होता है, स्कूल बी होता है और स्कूल सी होता है। स्कूल ए बहुत ही बेस्ट स्कूल है आपके शहर का, बी मीडियम स्कूल और सी तो मतलब थोड़ा सरकारी स्कूल जैसे जहाँ की ठीक व्यवस्था नहीं, मतलब इस तरह की व्यवस्था के सब में समझ लीजिए। तो आपको खुद पता है कि भाई यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी, यहाँ भी अच्छी हो रही होगी, लेकिन ए से कम और सी में उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि सुविधाओं की कमी होती है, शिक्षकों की कमी होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपके पास में 3 स्कूल हैं। अब देखिए, मान लीजिए स्कूल ए का एक बच्चा जो है उसने 100 नंबर का एक टेस्ट दिया, ठीक है, और उसमें उसके आए अंक 70। स्कूल बी में बच्चा है, उसने टेस्ट दिया और उसके अंक आए वहां पर 80। और स्कूल सी है, यहां पर भी एक बच्चे ने टेस्ट दिया और इसके अंक आए यहां पर भी 80। तो अब अगर इन अंकों को देखा जाए तो हम सीधा सीधा कोई अंकों को सिर्फ देखें, सिंपल स्कूल के अलग अलग स्कूल के बच्चों के अंक देख ले, तो टॉपर के अंक अगर यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 80 है, तो हम सीधे क्या कहेंगे कि भैया स्कूल ए भले ही शहर का टॉप का स्कूल है लेकिन वहाँ के बच्चे ज़्यादा होशियार नहीं है, क्योंकि उनके अंक कितने आते हैं, उनके टॉपर के भी मैक्सिमम 70 अंक आते हैं। जबकि बी और सी स्कूल देख लो, यहाँ तो ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं है, तब भी उनसे छोटा स्कूल है, उनसे कम सुविधाजनक स्कूल है, लेकिन बच्चा तो ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये सच में सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जब ये बच्चा स्कूल ए का बच्चा 70 मार्क्स भी लेकर आता है ना, तो वो अपने आप में ज़्यादा उपयुक्त मार्क्स होते हैं, ज़्यादा उसकी योग्यता को, पहचान को बताता है कंपेयर टू जो स्कूल बी में परीक्षा। क्योंकि आपको पता है स्कूल ए क्योंकि वो बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, तो उसके जो एग्ज़ाम हुआ होगा, उसका जो टेस्ट हुआ होगा, वो भी उसी अच्छे स्तर का हुआ होगा। उसी तरह से स्कूल बी में भी, उसके स्कूल में भी आपका जो ऐसा स्कूल है उसी स्तर का एग्ज़ाम हुआ होगा, उसी तरह से बच्चों का प्रदर्शन और इवैल्यूएशन भी हुआ होगा। और स्कूल सी के बारे में भी सेम यही बात होती है। तो ये अगर सिर्फ अंकों को देख के हम बोलें कि भैया स्कूल ए बी सी में कौन अच्छा है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे बी और सी के बच्चे ए से तो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको ठीक पता है कि स्कूल ए के बच्चे आमतौर पर, एक हम लोग एवरेज करें तो आमतौर पर ये ठीक होंगे सी स्कूल के बच्चों के, खासतौर पर शैक्षणिक मान्यताओं के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कारण होते हैं। तो अंक, ये जो रॉ डेटा था, इसने हमको कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो हमको क्या चाहिए, इन सारे बच्चों के साथ कोई पक्षपात ना हो, कोई ये ना कहें कि ये बच्चे अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं। हमको एक ऐसा स्केल चाहिए होगा जो कि सही में इनकी योग्यताओं को, सही में इनकी क्षमताओं का आकलन कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो है अपना जो है सारा डेटा का फोकस जो है, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्कूल ए बी और सी, अब इसको साफ कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, स्कूल ए बी और सी तीनों के डेटा को हम लोग क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड स्कोर क्या करेगा, इस स्कूल के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, इस स्कूल के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, इस स्कूल के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ को, कठिनाई को, स्कूल में बच्चों के एवरेज, बच्चों के स्तर के ऊपर, बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर, वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक तुलनात्मक आपको मेजरमेंट देगा। तो स्टैंडर्ड स्कोर क्या करते हैं कि विभिन्न विभिन्न ग्रुपों के समूहों को एक साथ तुलना करने में मदद करते हैं, जो कि वैसे देखने में बिल्कुल अलग रहे होंगे, और उनका सही आकलन करने में मदद करते हैं। अब जब इस स्केल पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि स्कूल ए के बच्चों का प्रदर्शन आपको अच्छा दिखेगा, बी के और सी के बच्चों का एक समान दिखेगा। कारण क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्कोर एक ऐसा स्केल पर होता है, ये स्कोर जो हमको स्कोर मिलता है, मानक प्राप्तांक जो प्राप्त होते हैं, वो एक ऐसे स्केल पर कन्वर्ट करना, यानी कि स्कूल ए के बच्चों के अंकों को, स्कूल बी के बच्चे के अंकों को और स्कूल सी के बच्चे के अंकों को हमने स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट किया है।
जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, वहाँ के स्कूल के परीक्षा की प्रणाली को, शिक्षकों के स्तर को, वहाँ की परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उनके नंबरों को जो है स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है, और तब जाके जो अंक मिलते हैं वो बच्चे के सही योग्यता को बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आपने जो भी एग्जाम दिए होंगे, कैट मैट दें, आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, आप आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं, इन सारे में क्या होता है, आपको देखिए स्टैंडर्ड स्कोर मिलता है। आपके ऐसा नहीं होता कि आप जो 100 नंबर के पेपर में अगर 80 लेकर आए तो आपका जब फाइनल मार्किंग होता है तो आप अपना 80 जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर आता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग पारियों में अलग अलग प्रकार के पेपर होते हैं। हर एक पाली में हो सकता है किसी में अच्छा पेपर आए, थोड़ा किसी में कठिन आ जाए, तो इन सारी चीज़ों को ऐसा ना हो कि कठिन पेपर अटेम्प्ट करने वाले बच्चों का नुकसान हो जाए और सरल पेपर देने वाले बच्चों को फायदा हो जाए। इन सारी चीज़ों को करने के हिसाब से क्या किया जाता है, नंबरों को भी स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि कठिन पाली वाले बच्चों का भी योग्यता सही से आकलन हो पाए और जो आपका सरल पेपर जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनकी योग्यताओं का भी सही आकलन हो पाए। तो सबके नंबरों को क्या किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, स्टैंडर्ड स्कोर्स में दिया जाता है। तो आप देखिए आपके अंक जो हैं बाद में आपके परसेंटेज में शो होते हैं, परसेंटाइल में आपका आता है, स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ होती हैं वो स्टैंडर्ड स्कोर क्या करती हैं, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग व्यक्तियों के जिनकी अलग अलग योग्यताएं, उनको एक ऐसे स्टैंडर्ड रेफरेंस पे रख देती है जो कि उनकी योग्यताओं को सही से मापता है। एक व्यक्ति की योग्यता को दूसरी व्यक्ति की तुलनात्मक जो हमको क्षमता चाहिए होती है ना, सही में एक रेफरेंस के हिसाब से, उस हिसाब से उनको रख के देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं तो थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ समस्या हो आप कमेंट जरूर करिएगा, अगर जरूरत लगेगी तो हम एक बार और इसके ऊपर वीडियो बना के थोड़ा और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप समझ गए। अब देखिए एक मानक प्राप्तांक क्या करता है, एक व्युत्पन्न स्कोर है। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि डिराइव्ड स्कोर। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल स्कोर थे ना, रॉ डेटा, उसको प्रोसेस करके उसको एक फॉर्मूले पे, एक सूत्र पर लगाकर परिवर्तित किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं व्युत्पन्न, यानी कि डिराइव्ड स्कोर। तो ये क्या है, डिराइव्ड स्कोर। अब डिराइव्ड स्कोर है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यह व्यक्त करता है कि अंक किसी संदर्भ बिंदु से कितना दूर है, जैसे कि मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट में इनको दिखाया जाता है। तो मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये कोई स्केल है, ये आपका मीन है ना, मतलब ये जो किसी डिश, मतलब एक क्लास है जिसमें ये उस क्लास का औसत मार्क दिखा रहा है, मीन मार्क दिखा रहा है, यानी कि मध्यांक दिखा रहा है, या माध्य जो भी आप बोलते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा। तो अब इससे क्लास के बच्चों का अंक कितना डेविएशन इधर जा रहा है, कितना डेविएशन उधर जा रहा है, ये आपको एक स्टैंडर्ड स्कोर समझाता है। तो मानक क्या करता है, आपका मानक प्राप्तांक एक डिराइव्ड स्कोर है जो यह व्यक्त करता है कि एक अंक किसी संदर्भ बिंदु, अब हमारे लिए संदर्भ बिंदु क्या हो सकता है, कि क्लास का एवरेज मार्क। तो नहीं बोलते हैं कि क्लास में अगर एक टॉपर के मार्क्स अगर मान लीजिए 100 में से आपके 80 हैं, तो यार स्टैंडर्ड डेविएशन 10 नंबर ले लेते, कि ज़्यादातर बच्चों के या तो 10 नंबर कम है या 10 नंबर आपके ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा तो नहीं होंगे, मतलब एक एवरेज मार्किंग अगर कर लें तो वही बोलते हैं कि एवरेज मार्क्स क्लास का 80 है, तो ज़्यादातर बच्चों के या तो 10 नंबर नीचे होंगे या 10 नंबर ऊपर होंगे। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और मानक स्केल क्या हो गया, वही हमारा 100 का। तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो एक मानक स्कोर स्कोरों का समूह है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, एक मानक स्कोर क्या है, स्कोरों का समूह है जिसका माध्य और मानक विचलन एक समान होते हैं। माध्य और मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, और उसका जो मीन होता है, दोनों सेम होता है, सो दैट कैन बी कंपेयर, तो ताकि उनकी तुलना की जा सके। मानक स्कोर विभिन्न परीक्षणों के स्कोरों को एक समान पैमाने पर तुलना करने में सक्षम बनाते हैं, मतलब हमको मदद करते हैं। सो स्टैंडर्ड स्कोर इनेबल अस टू कंपेयर डिफरेंट टेस्ट स्कोर टू बी कंपेयर्ड ऑन ए कॉमन स्कोर। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए जैसे आप एक टेस्ट देते हैं, आप बैंक का टेस्ट देते हैं, उसमें एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, उसमें रीजनिंग का होता है, इसमें इंग्लिश हिंदी होता है, आपका कंप्यूटर का। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें मान लीजिए आप एक पेपर में बहुत अच्छा कर देंगे तो इसका मतलब आपको एग्जाम में टॉपर बना दिया, नहीं। इसीलिए आपके सारे टेस्टों के स्कोर को क्या किया जाता है कि स्टैंडर्ड स्कोर में बदलकर 100 नंबर में आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप समझिएगा कि अलग अलग टेस्ट के परिणामों को एक मानक स्केल पर, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करके आपको देता है। एक जैसे कि मान लीजिए आप यहां पे देखेंगे, मानक स्कोर वो स्कोर होते हैं जो हमें किसी भी वितरण में स्कोर की सापेक्ष स्थिति, यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर आर द स्कोर दैट इनेबल अस टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए स्कोर इन ए। तो मानक स्कोर हमको क्या बताते हैं कि भैया अगर
मान लो 1 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया है, अब उसमें रैंकिंग होती है ना, तो वो स्टैंडर्ड स्कोर के आधार पर बनती है आपकी। आपने यूपीजेई का पेपर दिया, आपने आईआईटी ट्रिपल ई का, जेई का, नीट का, जो भी पेपर होता है आपका, कैट मैट जेट, इसमें आपकी रैंकिंग कैसे बनती है? स्टैंडर्ड स्कोर के आधार पर बनती है। वरना आप बताइए, इतने सारे बच्चे देते हैं, अलग अलग विषय में अलग अलग अंक आते हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग बनती है। तो रैंकिंग कैसे बनती है? रिलेटिव पोजीशन होता है कि जितने बच्चे 10 लाख बच्चों ने दिया, उसमें आपकी पोजीशन कैसे पता चलेगी? जब आपके जो भी आपने टेस्ट में दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या मैथ एप्टीट्यूड रीजनिंग जो भी आपने दिया, उन सारे अंकों को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करके फिर आपका जो अंक आता है उसको एक 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 श्रेणी दी जाती है, एक पोजीशन दी जाती है उन सारे 10 लाख बच्चों के अंदर। तो ये फायदा होता है स्टैंडर्ड स्कोर का। और आमतौर पर सिर्फ आपको यही बोला जाए कि भैया आपका ना 300 नंबर का पेपर हुआ और आप जो है 125 नंबर लेकर आए, तो इससे आपको अपनी पोजीशन का पता चलेगा क्या उन 10 लाख बच्चों में? नहीं। लेकिन जब आपके अंकों को स्टैंडर्ड स्कोर में बदल दिया जाता है, जेड स्कोर में, टी स्कोर में, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में, तो इससे आपकी पोजीशन का भी पता चलता है कि आप उन 10 लाख बच्चों में कहाँ पर हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? देखिए, एक और फायदा है इसका स्टैंडर्ड स्कोर का, कि वी कैन यूज स्टैंडर्ड स्कोर टू कंपेयर 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4, मतलब बहुत सारे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत सारे ऐसे मतलब आप बोलिए जहाँ टेस्ट हो रहे हैं या बहुत सारे ऐसा डेटा है, उनको एक साथ कंपेयर कर। जैसे मैंने आपको बताया, एप्टीट्यूड का भी नंबर कंपेयर कर सकते, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर, इन सारे विषयों को हम लोग एक साथ कंपेयर करके एक बच्चे की योग्यता को हम लोग अंकों के रूप में, स्टैंडर्ड स्कोर के रूप में बता सकते हैं। तो आप समझ गए कि स्टैंडर्ड स्कोर क्या करते हैं? अलग अलग फील्ड की चीज़ों को भी। अब मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है और हिंदी में अच्छा नहीं है, साइंस में बहुत अच्छा है, मैथ्स में अच्छा नहीं है, ये सारे विषयों में कहीं अच्छा कहीं खराब है, लेकिन आपकी योग्यताओं को सबको जोड़कर ही पता चलेगा ना कि आप ओवरऑल क्या करते हो। तो ओवरऑल पता करने में, ओवरऑल आपको बताने में ये स्टैंडर्ड स्कोर मदद करते हैं। अब यही है, ये हमको ये भी मदद करते हैं कि एक समय के बाद, आज आपका प्रदर्शन ऐसा है, 2 साल के बाद आपका प्रदर्शन कैसा हो रहा है, 5 साल के, तो एक समय के आप बाद में भी आपकी प्रदर्शन की तुलना करने में भी ये मदद करते हैं। तो आप देखिए, जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इतना सारा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है, जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या होते हैं। यहाँ से आपको 2 लाइन कोई भी लिख लेना है, यहाँ पे, यहाँ तक आप लिख लीजिए। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप चाहें तो इसमें से कोई भी ये लाइन और ये लाइन लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना, अब मानक प्राप्तांक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, इसमें से मेन टाइप की जो हम लोग वो देख रहे हैं। मेन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या होते हैं? जेड स्कोर्स, देखें यहाँ पे है जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, स्टेन स्कोर और सी स्कोर। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो मुख्य प्रकार के हमारे स्कोर्स हैं, इनको हमको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। अब बात करते हैं जेड स्कोर की। देखिए, जेड स्कोर क्या है? इनको हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर भी आमतौर पर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है आपका जो है मेन जो डेविएशंस होता है ना, ये इस तरह के होते हैं। अभी आइए चल बढ़ते हैं, पहले आपको समझा देता हूँ, धीरे धीरे समझिए। तो मानक स्कोर को आमतौर पर क्या कहते हैं? जेड स्कोर। पहले तो ये समझ गए। इन 2 शब्दों की, यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर और जेड स्कोर को हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड स्कोर को जेड स्कोर कह सकते हैं, जेड स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, यह एक मानक स्कोर भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपको अनुमान देता है कि डाटा बिंदु माध्य से कितनी दूर, यानी कि जेड स्कोर आपको गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ फार फ्रॉम द मीन ए डेटा पॉइंट इज। मतलब कि मान लीजिए इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपका मीन है अगर इस पॉइंट पे, तो आप कितना दूर हैं इससे, मीन से, ये आपको बताता है कौन? जेड स्कोर। जेड स्कोर हमें हमारे सामान्य वितरण के भीतर होने वाले स्कोरों की संभावना की गणना करने में मदद करता है। यानी कि जेड स्कोर अलाउस अस टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्कोर ऑकरिंग विद इन आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो भी अंक, जो भी डेटा होंगे, उनका आकलन आपस में करने में मदद करता है। और इनेबल टू कंपेयर 2 स्कोर दैट आर फ्रॉम डिफरेंट नॉर्मल। और मान लीजिए एक ये आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक परीक्षण, कोई टेस्ट, एक सर्वे का डेटा और फिर एक दूसरे सर्वे का डेटा, मान लीजिए एक सर्वे इंडिया में हो रहा है, एक सर्वे आपका अमेरिका में हो रहा है, इन दोनों सर्वे को आपस में कंपेयर करने में भी मदद करता है। तो ये है, ठीक है। अब ए जेड स्कोर कैन बी प्लेस्ड ऑन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हम क्या करते हैं, एक जेड स्कोर को सामान्य वितरण वक्र पर रख सकते हैं। जेड स्कोर में 3 मानक विचलन, कई जगह 4 भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लस मतलब +4, +3, +2, +1 इस तरह से होगा। और मतलब इसको मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्केल होता है ना, कुछ इस तरह से होगा आपका।
तो इधर -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4, तो ये 1 2 3 4, यहाँ -4 -3 -2 और -1, इस तरह से आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम लोग समझेंगे। जेड स्कोर का उपयोग करने के लिए हमें, अब देखिए, अगर आपको जेड स्कोर निकालना है तो हमको दो चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले हमको चाहिए होता है मीन, अब मीन चाहिए होगा, और दूसरा चाहिए होगा हमको स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कि हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। तो मीन और सिग्मा से हमको दिखाते हैं। जेड स्कोर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। जेड स्कोर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जेड स्कोर का उपयोग क्या होता है? जेड स्कोर का परीक्षणों या सर्वेक्षणों के परिणामों के हजारों संभावित परिणामों और इकाइयों में उनको कंपेयर करने के लिए होता है। आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए ये जानना कि किसी का वजन 150, मान लीजिए एक विदेशों में क्या पाउंड में मेजर होता है, तो मान लीजिए किसी का वजन 150 पाउंड है। ये अच्छी बात हो सकती है कि आपको पता है कि आपका वजन क्या है, 150 पाउंड है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करना चाहते हैं कि आपके देश में जितने लोग हैं उनकी तुलना में आपका वजन कहाँ है, और उसमें भी अगर ऐसा हो कि कुछ लोगों का वजन पाउंड में ना होकर आपका किलोग्राम में हो, यानी कि मैंने बताया ना कि हो सकता है वो जो रिजल्ट आया किलोग्राम में वो दूसरे सर्वे से आया आपके पास में डेटा, और आपका डेटा है उस सर्वे से जिसमें कि सबका वजन पाउंड में मेजर किया गया, तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अब पहले तो कन्वर्ट करिए, फिर लाखों डेटा को कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर जाकर आपकी कहीं नंबर बनेगी। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जेड स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग सर्वे के डेटा को भी कंपेयर कर रहे हैं, और आपके वजन को एक सामान्य एवरेज वजन के हिसाब से कंपेयर भी यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी क्या पोजीशन है किसी एक जनसंख्या के बीच में, या किसी जो टेस्ट हो रहा है किसी सर्वे के बीच में जितने लोग हुए उसमें आपकी क्या पोजीशन है, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम जेड स्कोर का इस्तेमाल करें। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। यहाँ पे जेड स्कोर का फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, आप इसको समझिएगा। ये जेड स्कोर को फाइंड आउट करने के लिए जो डेटा होता है वो है एक्स, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, और एक्स जो मार्क्स हैं आपके, और यहाँ पे आपका मीन, और ये हमका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्कोर है, मतलब एक टेस्ट हुआ जिसमें स्कोर आपका क्या है, आपका 190। टेस्ट हैज़ अ मीन, टेस्ट का जो मीन है यानी कि ज़्यादातर जो बच्चों के अंक आए हैं कितने आए हैं, 150, और 150 से नीचे या ऊपर बच्चों के अंक जो है आमतौर पे घटते रहे हैं। कितने अंक, 25 अंक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 25, यानी कि 150 से 25 अंक नीचे तक या 25 अंक ऊपर तक अंक जो है डेविएट होते रहे। तो मीन क्या है, ज़्यादातर बच्चों के अंक 150 के करीब है, और लास्ट जो है 125 अंक तक नीचे और 125 अंक तक ऊपर आए हैं। अब इसका अगर आपको जेड स्कोर फाइंड आउट करना है तो देखिए ये फॉर्मूला है। इसमें एक्स की जगह पे जो जितने का आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसको रखिए यहाँ पे 90, 190, मीन की वैल्यू यहाँ रखिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखिए 1.6। ये प्लस आया है ना दोस्तों, प्लस आया है मतलब कि जेड स्कोर पे, जेड लेवल पे वो किधर होगा, आपका इधर होगा। 1.6 आपका इधर होगा, यानी कि 1.6 लेवल आप ऊपर हैं, यानी कि 150 से 1.6 यानी कि 166 अंक के करीब आपका हो सकता है। ये आपका शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप, इसके बाद हम लोग देखेंगे टी स्कोर्स का। देखिए टी प्राप्तांकों के प्रयोग जो है किसने बताया करने के लिए, मैक कॉल ने। जेड प्राप्तांकों की मुख्य सीमा क्या होती है, जेड प्राप्तांकों के साथ कुछ समस्याएं होती है। वो क्या होती है कि इसमें जो नंबर होते हैं, दशमलव चिन्हों तथा ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों की असुविधा के कारण तुलना करना कई बार कठिन हो जाता है। मतलब आप ऐसे नंबर हैं जिनमें नेगेटिव डेटा है, पॉजिटिव डेटा है, डेसिमल में डेटा है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स को तुलना करने में ना जेड स्कोर पर कठिनाई होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टी स्केल। ये हमको हर तरह के डेटा, डेसिमल को है, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरह के डेटा को क्या करते हैं, पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कंपैरिजन करना, तुलना करना आसान होता है। तो जब आपसे पूछा जाए टी स्कोर क्या है तो आपको इतना लिखना। आप देखिए, एक टी स्कोर एक मानक विचलन है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक गणितीय शब्द जो गणना करता है कि परिणाम औसत या माध्य से कितना भिन्न, यानी कि कितना अलग है। एक तरह से हम समझे तो ये जेड स्कोर को ही एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन पर रखता है। अब देखिए उसमें माइनस प्लस था ना आपका, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जेड में क्या होता है, जेड स्कोर्स में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 0, और मानक विचलन क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जेड स्कोर्स में क्या होता है, जेड प्राप्तांक में क्या होता है कि वो प्रतिमान सामान्यीकृत प्राप्तांक हो जाते हैं।